हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीडी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। दोस्तों इस वीडियो के साथ हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि भूमि सुधार कार्यक्रम जो है वो भारत में आज़ादी के बाद, यानी कि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ उसके कुछ सालों बाद ही प्रारंभ हो गया। तो भारत में जब अंग्रेज़ थे, यानी कि जिस समय अंग्रेज़ों का शासनकाल था, उस समय भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणालियाँ प्रचलित थी, जिसमें से आप साइड स्क्रीन पर देखते भी रहिए बच्चों। सबसे पहला जो प्रणाली थी उसको बोलते हैं हम जमींदारी प्रणाली, जमींदारी प्रथा। दूसरी जो प्रणाली है उसको हम बोलते हैं रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी प्रथा। और तीसरी जो प्रणाली थी जिसको कि हम बोलते हैं, जिसको नाम हम बोलते हैं बच्चों महालवाड़ी, महालवाड़ी। तो ये 3 प्रथाएं जो हैं वो प्रचलित रहीं। तो महालवाड़ी प्रथा और रैयतवाड़ी प्रथा क्या होती है बच्चों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप अपने साइड स्क्रीन पे नोट्स हैं मेरे द्वारा हैंड रिटन लिखे हुए, वो भी आप एक बार देख सकते हो। तो अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहाँ पर हमने स्टडी मटेरियल वाले पर हमने इसको अपलोड किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप स्टोर के अंदर जाओगे तो आपको वहाँ पे वीडियो कोर्स मिलेंगे डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यूजीसी नेट के हिसाब से, पीजीडी इकोनॉमिक्स के हिसाब से, इसके अलावा यूपीएससी के अकॉर्डिंग। तो तमाम तरीके के बच्चों कोर्सेज हमने बनाए हुए हैं। तो अगर आपको हमारा कोर्स देखना हो तो आप हमारे स्टोर में देख लीजिएगा, और अगर ये नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं तो ऐप के अंदर ही एक है स्टडी मटेरियल, वहाँ पर आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा में क्या बेसिक अंतर है। तो जमींदारी प्रथा के अंदर बच्चों क्या हुआ करता था कि कुछ लोगों को सरकार ने मध्यस्थ बना दिया, यानी कि मध्यस्थ कौन हुआ करते थे, ये एक तरीके से मध्यस्थ मतलब एक वर्ग पैदा कर दिया जो पहले से तो नहीं था। यानी कि इस ये वर्ग का जो मेन काम था वो ये था कि राज्यों को कर जमा कराना, यानी कि किसानों से कर वसूल कर राज्यों को जमा कराया करते थे। तो सबसे पहले लॉर्ड कार्निवस थे 1793 में, उन्होंने सर्वप्रथम बंगाल में इसको प्रारंभ किया। हालांकि बाद में ये बढ़ के मद्रास तक भी पहुंचा, बहुत सारे और भी जगह इसको विस्तार किया, लेकिन स्टार्ट इसने बंगाल से किया था। और इसको स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते थे बच्चों। और ये प्रथा बहुत ही शोषणात्मक थी, क्योंकि किसानों को अपनी उपज का लगभग 80% तक हिस्सा कर स्वरूप देना पड़ता था। तो बहुत ही शोषणात्मक थी, जिसका सबसे ज़्यादा विरोध था। रैयतवाड़ी प्रथा में जो इंडिविजुअल किसान हैं वही सरकार को कर देने के लिए जिम्मेदार है। तो इसके अंदर किसी मध्यस्थ तो नहीं हुआ करता था कम से कम। और ये जो प्रथा है ये भी मद्रास में 1792 में प्रारंभ हुई थी। 1792 में सर थॉमस मुनरो ने इन्होंने प्रारंभ किया था। तीसरी प्रथा बच्चों महालवाड़ी है। महालवाड़ी जो प्रथा है वो लॉर्ड विलियम बेटिक ने स्टार्ट किया था 1883 में, और आगरा, अवध, पंजाब में ये प्रारंभ किया गया। इसके अंदर क्या किया जाता था बच्चों कि संपूर्ण गांव को ही एक यूनिट मान लिया जाता था, यानी कि गांव एक यूनिट हो गया, और सरकार जो है वो गांव पर ही टैक्स लगाती थी। तो हर गांव का जो भी ग्राम सभा एक तरीके से बना ली गई, तो वो टैक्स को जो सरकार के पास जमा कराने के लिए जिम्मेदार थी। तो सबसे ज़्यादा शोषणात्मक जो नीति थी वो यही थी। तो जब क्योंकि ज़मीन जो है वो कुछ ही लोगों के हाथों में रह गई, तो जिसकी वजह से एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो जमींदार थे ये सारा का सारा उत्पादन तो ले लेते थे, लेकिन किसी भी तरीके का ज़मीन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। तो कृषि उत्पादन बहुत कम था, और किसानों की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय बनी हुई थी, जिसकी वजह से भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। तो बच्चों भूमि सुधार कार्यक्रम का डेफिनेशन भी एक बार हम पढ़ लेते हैं कि भूमि सुधार से अभिप्राय है भूमि में स्वामित्व, काश्तकारी एवं भूमि प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था में नीतिगत परिवर्तन करना है। यानी कि किस में परिवर्तन करना है, भूमि के स्वामित्व संबंधित, यानी कि भूमि का जो मालिक है उसे कैसे बनाया जाए, काश्तकारी यानी कि किसी ने रेंट पे भूमि ली हुई है जोतने के लिए, और भूमि का प्रबंधन, उससे संबंधित नई व्यवस्था पैदा करना, नई परिवर्तन करना ही भूमि परिवर्तन कहलाता है। तो बच्चों भूमि सुधार कहलाता है, सॉरी भूमि सुधार जो है उसको हम संस्थागत सुधार भी कहते हैं। कई बार बच्चे गलती से भूमि सुधार को कृषि सुधार भी मान लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कृषि सुधार जो है वो बहुत ही व्यापक शब्द है।
कृषि सुधार में केवल संस्थागत सुधार यानी कि भूमि सुधार ही नहीं आएगा, बल्कि तकनीकी सुधार भी आएंगे। इसके अलावा और भी कई तरीके की सुविधाएं सरकार ने प्रोवाइड की हैं, जैसे वित्त प्रोवाइड कराने का काम करना, विपणन का काम करना। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें जो हैं ये आपकी भूमि सुधार में तो नहीं आती हैं। भूमि सुधार में केवल संस्थागत सुधार आते हैं, जिनका संबंध भूमि के स्वामित्व परिवर्तन से है, भूमि के प्रबंधन में परिवर्तन से है और काश्तकारी प्रथा में परिवर्तन से है। तो ये सारी की सारी बातें बच्चों आपको याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि भूमि सुधार जो है वो भारत में प्रारंभ हुआ। सबसे पहले जो भूमि सुधार के कई पहलू थे, कई ऐसे पार्ट थे जिन्होंने शुरू किया। तो क्वेश्चन बात करें कि आखिरकार भूमि सुधार करने की उद्देश्य क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों देश में भूमि सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। तो पहली आवश्यकता है बच्चों कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। कृषि का उत्पादन बहुत कम था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने किसी भी तरीके का विकासात्मक निवेश नहीं किया एग्रीकल्चर पर, जिसकी वजह से कृषि का उत्पादन बहुत कम था। कृषि का उत्पादन इतना अपर्याप्त था कि लगातार देश में सूखे की समस्या बनी हुई थी, भूखमरी की समस्या बनी हुई थी। तो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें भूमि सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरा है बच्चों सामाजिक न्याय। जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि जमींदारी प्रथा में ज़बरदस्त तरीके से किसानों का शोषण हुआ, जो कि न्यायोचित नहीं था। अमीर गरीब बहुत ज़्यादा थे किसानों में। तो जो जमींदार थे मेनली अंग्रेज आने के बाद वही भूमि के पूंजीपति या स्वामी बन गए। तो इस व्यवस्था को दूर करने के लिए हमें ज़रूरी था कि हम भूमि सुधार लाएं। इसी तरीके से संसाधनों का हमें पुनः आवंटन करना था, खासतौर पे संपत्ति का, क्योंकि ज़मीन का बहुत ही आप कह सकते हो असमान वितरण था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास भूमि ही थी नहीं, वो श्रमिक बन के रह गए। तो उन सभी को सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से भी इस व्यवस्था को सुधारा गया। इसके अलावा आर्थिक विकास, देश के आर्थिक विकास के लिए भी ये आवश्यक है कि भूमि का, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जो खासतौर पे भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे वो जीडीपी की दृष्टि से आप देखोगे, चाहे वो रोजगार की दृष्टि से देखोगे, तो इतने बड़े सेक्टर को आप एक तरीके से आप अधूरा तो नहीं छोड़ सकते कम से कम। तो बच्चों बात करें भारत में भूमि सुधार की, तो सबसे पहला जो सुधार शुरू हुआ है वो है जमींदारों और मध्यस्थों का उन्मूलन। देखिए भारत जब आज़ाद हुआ तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 40% ऐसी भूमि थी जिन पर जमींदार और मध्यस्थों का कब्जा था। तो 1950 में सबसे पहले बिहार में, उसके बाद 1952 में उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद लगभग हर राज्य में, भारत के हर राज्य में कानून पास किया गया, जिसमें जो भूमि की है वो मध्यस्थों और जमींदारों से लेकर भूमिहीन किसानों को वितरित कर दी गई। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जमींदार जो हैं उनको इसके बदले मुआवजा भी दिया गया, चाहे वो बॉन्ड के रूप में हो, कैश और बॉन्ड दोनों के रूप में दिया गया। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि आय और संपत्ति की असमानता में कमी नहीं आई, बस उनके पास ज़मीन से छोड़कर अब उनके पास सरकारी बॉन्ड आ गए, जिसका वो बाद में भविष्य में जाके वो उनको भुना सकते हैं। तो इस तरीके को देखने को मिला। इसके अलावा बच्चों जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण। तो जोत क्या होते हैं बच्चों, मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। सबसे पहला तो हमने आपको बताया नंबर 1 ये भूमि सुधार है भारत में। भूमि सुधार बच्चों पॉइंट लिख रहे हैं, एक्सप्लेन तो आपके सामने लिखा हुआ है, आप एक बार उसको कॉपी भी कर सकते हो, चाहो तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो सबसे पहला है जमींदारों एवं मध्यस्थों का उन्मूलन। का उन्मूलन, ठीक है जी। दूसरा हमने आपको बताया जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण। तो इसके अंदर क्या किया गया बच्चों, सरकार ने कानून पास किया और भूमि की एक अधिकतम सीमा तय कर दी गई। तो ये जो सीमाएं वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग थी, लेकिन इस सीमा यानी कि जिस भी राज्य में मान लीजिए एक किसी राज्य में 10 हेक्टेयर भूमि का एक जोत रखा सकता है कोई परिवार या व्यक्ति, तो उससे ऊपर अगर जोत रही यानी कि ज़मीन रही खेतने के लिए, तो उसको सरकार क्या कर लेती थी, कब्जा कर लेती थी। यानी कि सरकार जो है वो केवल 10 हेक्टेयर ही जोत की लिमिट दी गई। इससे ऊपर अगर जोत है तो आप उसको दे दोगे, सरकार उसका अधिग्रहण कर लेगी और ऐसे लोगों में उसको बांट देगी जो कि भूमिहीन है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि भूस्वामियों को इसके बदले भी मुआवजा दिया गया। और यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि विभिन्न राज्यों में जोतों की जो उच्चतम सीमा है वो 4 हेक्टेयर से लेकर 73 हेक्टेयर के बीच रही। सरकार ने 65 लाख हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया और 65 लाख भूमि का अधिग्रहण किया और 73.8 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो
56 लाख भूमिहीन किसानों को वितरित कर दी गई। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष ये था बच्चों, इसमें एक वर्ड जोड़ दिया गया, सेल्फ कल्टीवेटर, यानी कि स्वयं जोतने की, यानी कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं खेत जोतता है तो उस स्थिति में उसकी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कोई आया जांच करने के लिए सरकारी अधिकारी, तो अपना हल लेकर पहुंच गए कि देखो हम तो ये खुद ही जोत रहे हैं, तो ये एक समस्या इसमें रही। इसके अलावा इसमें कई तरीके के और भी फ्लॉज थे जिसकी वजह से कोर्ट में केस हुआ, कोर्ट में केस होने की वजह से समय मिल गया, तो बहुत सारे लोगों ने तो अपनी ज़मीन जो है वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों के नाम, अपने नौकरों के नाम, इवन कई जगह तो ऐसा भी गया है कि कईयों ने फर्जी नाम बना के भी जो भूमि है वो बंटवा दी कि ये भूमि तो हमारी है ही नहीं। तो इस तरीके की व्यवस्था देखने को मिली बच्चों, ठीक है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। इसके अलावा काश्तकारी प्रथा में सुधार। देखिए काश्तकार कौन होता है पहले आप वो समझ लीजिए। जैसे आप मकान लेते हो रेंट पे, काश्तकारी प्रथा में सुधार। तो बच्चों जैसे आप मकान लेते हो रेंट पे, वैसे ही काश्तकार वो व्यक्तियों को कहते हैं जो मकान, जो जमीन लेते हैं खेत जोतने के लिए, लेकिन रेंट लेते हैं, कोई व्यक्ति रेंट पे मकान लेगा तो उसके बदले रेंट पे करना पड़ेगा। लेकिन काश्तकार में क्या हुआ करना पड़ता था, उपज का एक हिस्सा देना पड़ता था। आमतौर पर ये हिस्सा जो है वो 50-50 का हुआ करता था, और कई जगह पे तो 75 तक का हिस्सा जो है, 75% हिस्सा जो है वो भूमि का मालिक रख लिया करता था। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो काश्तकारी प्रथा में सुधार करने के लिए कुछ नियम बनाए गए, जिसमें से सबसे पहला है कि लगान की जो अधिकतम सीमा है वो 20% और 25% के बीच में अलग अलग राज्यों में अलग अलग की गई, नियमित कर दी गई। इसके अलावा कोई भी जो आप कह सकते हो मालिक है ज़मीन का, वो पट्टेदार को, जिसने पट्टे पे ज़मीन ली हुई है, उसको बिना मतलब एक तरीके से बेदखल नहीं कर सकता बिना उसकी इच्छा के। लेकिन आप जानते हो कि जो जिनके पास ज़मीन है वो पूंजीपति होंगे, धनवान व्यक्ति होंगे, और जो ज़मीन रेंट पे ले रहे हैं वो कंपैरेटिवली गरीब होंगे, तो धमका के उनको अलग किया जाता था। यानी कि वर्ड तो जोड़ दिया ना कि अगर कोई व्यक्ति खुद छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है, तो वो आमतौर पर खुद नहीं छोड़ते थे बल्कि वो धमका के छुड़वाया जाता था। तो दूसरा, लेकिन क्लॉज तो डाला गया कि कोई भी मतलब एक तरीके से उसको हटा नहीं सकता बड़ी मात्रा में। यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है और सरकार जो है वो भू राजस्व माफ़ करती है, तो टेनेंट का, यानी कि जो काश्तकार हैं उनको, उनका आपको लगान माफ़ करना पड़ेगा, ऐसा प्रावधान किया गया। इसके अलावा काश्तकार अगर मान लीजिए कोई कुआं खुदवाता है, कोई नलकूप लगवाता है, कोई भूमि की सुधार करता है, तो उसका मुआवजा भी आपको काश्तकार को देना पड़ेगा अगर आपको भूमि खाली करवानी है तो ये सारे के सारे प्रोविज़न बच्चों रखे गए। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज़ है चकबंदी। चकबंदी में क्या हुआ करता है मैं आपको बता देता हूँ चकबंदी क्या होती है, क्योंकि चकबंदी तो बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, बहुत सारे देशों में रहा, मतलब ये तो लास्ट तक चलता रहा है काफ़ी बड़ी मात्रा में। चकबंदी, मान लो देखिए जो भूमि है, मान लीजिए एक टुकड़ों में भूमि है किसी व्यक्ति की, तो इन सबको जोड़कर एक जगह पे उसकी भूमि दे दी गई, इसको बोलते चकबंदी। यानी कि चकबंदी में क्या हुआ करता था, चकबंदी से आशय उस प्रणाली से जिसमें छोटे छोटे जो भूखंड हैं उनको उनके समान ही एक अलग जगह पे एक भूखंड दे दिया गया। तो भारत में हालांकि ये शुरुआत में ये जो चकबंदी थी वो बहुत ही ऐच्छिक रही। ऐच्छिक इसलिए रही क्योंकि सरकार को लगता था कि ये तो बहुत अच्छा है कि आप डिफरेंट जगह को एक जगह दे देंगे, लोगों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा इसका दोष ये रहा बच्चों इस चकबंदी प्रणाली का कि नॉर्मली कई लोगों को लगता था कि उनकी तो उपजाऊ भूमि चली गई, इसलिए लोगों ने इंटरेस्ट इसमें नहीं लिया। बाद में सरकार ने इसको अनिवार्य रूप से चकबंदी लागू की और बहुत सारी ज़मीन लोगों की चकबंदी में चेंज की गई। देश में लगभग 6.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि की चकबंदी की जा चुकी है। इसके अलावा बच्चों सहकारी खेती है। सहकारी खेती का जो विचार है वो 1949 में J.C. कुमारप्पा की अध्यक्षता में कांग्रेस की एक सुधार समिति थी, उसने दिया, जिसमें कहा गया कि किसानों को संयुक्त खेती करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इसके अंदर बच्चों बेसिकली 4 प्रारूप हैं, जैसे सहकारी काश्तकारी खेती, दूसरा है सहकारी उन्नत खेती, तीसरा है सहकारी संयुक्त खेती, चौथी है सहकारी सामूहिक खेती। तो सहकारी काश्तकारी खेती में क्या हुआ करता है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो जिसके पास ज़मीन है उससे ज़मीन ले ली जाती है, और चाहे वो सरकारी क्यों ना हो, और किसानों को छोटे छोटे हिस्सों में दे दी जाती है ताकि वो किसान उस पूरी की पूरी ज़मीन पर खेती कर सकें। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी ज़मीन का एरिया है, तो इसके अंदर मान लीजिए ए व्यक्ति यहाँ पे कर रहा है, बी व्यक्ति, सी व्यक्ति, डी व्यक्ति, ई व्यक्ति, एफ, तो पूरी ज़मीन कई लोगों को दे दी गई और वो मिलके काश्तकार कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सहकारी काश्तकारी खेती। इसके अलावा सहकारी उन्नत खेती है। सहकारी उन्नत खेती में मान लीजिए इसके पास ये ज़मीन है तो ये अपनी अपनी ज़मीन पर ही काम करेंगे,
लेकिन जो तकनीक है या जहाँ जहाँ वो कॉपरेट कर सकते हैं वो सब एक दूसरे को कॉपरेट कर लेंगे। मान लीजिए ट्रैक्टर ले लिया, तो ट्रैक्टर हर समय तो चलेगा नहीं, तो सारे के सारे लोग मिलकर ट्रैक्टर ले लेंगे, लेकिन ज़मीन का जो उपज होगी वो सबकी अपनी अपनी अलग अलग होगी। इस तरीके की चीज़ को बोलते हैं बच्चों सहकारी उन्नत खेती। सहकारी संयुक्त खेती में क्या हुआ करता है, सब लोग अपना काम करते हैं और लेकिन संयुक्त रूप से काम करते हैं, सब लोग संयुक्त रूप से काम करते हैं और जितना भी उत्पादन होता है सबको उसके उसी अनुपात में उनका, यानी कि ज़मीन के अनुपात में उनका हिस्सा मिल जाता है। तो ये तरीका है बच्चों सहकारी संयुक्त खेती का। इसके अलावा सहकारी सामूहिक खेती में भी लगभग वैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो इसको ओवरऑल प्रॉफिट होता है उसका बंटवारा भी इन सब के बीच में कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए दुग्ध है, जैसे अमूल है, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यानी कि गाँव के बहुत सारे लोगों मिलकर दूध जमा करते हैं और बहुत सारे लोग जब जमा करते हैं तो बहुत सारा दूध इकट्ठा हो जाता है, फिर वो उसको बेचते हैं, बेचने जो पैसा मिलता है उसको उसी अनुपात में बांट लेते हैं और जो प्रॉफिट मिलता है उसको भी बांट दिया जाता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सहकारी सामूहिक खेती के माध्यम से आएगी। इसके अलावा बच्चों भारत में एक भूदान आंदोलन हुआ है। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको याद रहना चाहिए कि भारत में भूदान आंदोलन का जो शुभारंभ है वो आचार्य विनोबा भावे ने किया। तो उन्होंने क्या किया, जो पूंजीपति थे, जो जिनके पास भूमि मालिक थे, उनको आह्वान किया कि वो गरीबों को भूमि दान करें। तो बहुत सारे लोगों ने उनके आह्वान पर भूमि दान की और जिसके फलस्वरूप काफ़ी सारे लोगों को, जो निर्धन किसान हैं या भूमिहीन किसान हैं, उनको भूमि मिल पाई। इसके अलावा एक राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम भारत चला रही है, 2008 में इसका प्रारंभ हुआ। इसका जो लक्ष्य है वो है 2019 की समाप्ति तक, मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, भूमि से संबंधित रिकॉर्ड हैं, उनको डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड कराना। तो अगर आपके पास मान लीजिए आपको कोई मकान है किसी सिटी में, गांव में, तो आप उसको इंटरनेट पे जाके आप उसको लॉगिन करके उसकी डिटेल आप पता कर सकते हो बच्चों। तो ये सारे के सारा काम जो है वो कहलाता है राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भूमि सुधार से संबंधित जितनी भी जानकारी की ज़रूरत आपको है वो सारी की सारी आपको हो गई होगी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।